हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूसो ने सामाजिक अनुबंध की जो भी संकल्पना दी है, आज हम उसको समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में नॉर्मली सामाजिक अनुबंध लिखा आएगा। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो सामाजिक अनुबंध ही या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा हुआ आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर हम आप इजी लैंग्वेज में देखो तो आप इसे सामाजिक समझौता भी कह सकते हो। ठीक है, तो सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध का क्या मतलब है? अगर इसे कम शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक अनुबंध या समझौते का मतलब होता है कि देखो, पहले तो प्राकृतिक दशा में लोग रहते थे, यानी कि जो नेचर था, पहले लोग आदिवासी की तरह भी रहते थे, तो लोग नेचर के अधीन थे। ठीक है, वैसे आप आदिवासी भूल जाओ, फिर लोगों में विवेक वगैरह आता है और फिर लोग समझदार बनते हैं। और फिर लोग क्या करते हैं, लोग एक समाज की स्थापना करने के लिए, एक अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए, जहाँ पर सभी की सुरक्षा वगैरह स्थापित हो सके, उसके लिए एक समझौता कर लेते हैं आपस में, और इसी को सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अलग अलग विचारकों ने हमें अलग अलग तरीके से बातें बताई हैं। कोई कहता है कि इस तरह का समझौता हुआ है, कोई कहता है इस तरह का समझौता हुआ है, और कोई कहता है कि जो प्राकृतिक दशा थी, जब राज्य या सरकार नहीं थी, तो ऐसे ऐसे लोग रहा करते थे। तो हमने लॉक के बारे में पहले पढ़ रखा है, पहले के सब्जेक्ट्स में हमने हॉब्स को भी पढ़ रखा है, उन्होंने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बातें कही हैं, हम इसको समझेंगे। एक चीज़ दोस्तों, अगर आपको वॉल्यूम कम लग रही हो तो प्लीज़ वॉल्यूम को फुल कर लें, ये ना कहें कि वॉल्यूम कम है। मुझे नहीं लगता, अगर आप वॉल्यूम फुल कर लेंगे तो मे बी आपको वॉल्यूम कम नहीं लगेगी। डायरेक्टली अब हम टॉपिक पर आ रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपको जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं वो हो सकता है अचानक से समझ ना आए, और पहली बार कोई भी दिखेगा तो उसे समझ नहीं आएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं और मैं उनको थैंक यू कहूँगा। वो कमेंट करते हैं कि सर, आपके जो नोट्स हैं वो आसानी से समझ नहीं आते, लेकिन जब आप समझाते हो तो हमें सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा, बस आप यहाँ पर पूरी वीडियो देखिए। डायरेक्टली अब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो अपनी प्रसिद्ध कृति, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान दोगे तो और बेटर तरीके से आएगा समझ में। अपनी प्रसिद्ध कृति यानी कि एक अपनी सबसे फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत, ये कब लिखी गई थी, कब प्रकाशित हुई थी? 1762 में एक बुक प्रकाशित हुई थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंतर्गत रूसो ने इस समस्या पर विचार किया कि मनुष्यों ने किस तरह की प्राकृतिक दशा, स्टेट ऑफ नेचर से निकलकर सभ्य समाज सिविल सोसाइटी का निर्माण किया। प्रस्तुत कृति इस वाक्य से आरंभ होती है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। देखिए दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है कि एक बुक लिखी है रूसो ने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब रूसो ने इसमें क्या, किस समस्या पर विचार किया? तो रूसो ने प्राकृतिक दशा से निकलकर लोग किस तरह, लोगों ने समाज बनाया, इसके ऊपर विचार किया, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी बहस वगैरह होती है। तो रूसो ने भी अपना विचार किया इस पर, और रूसो ने कहा कि जो मनुष्य होता है ना, अब यहाँ पर बस आपको इतना बताया जा रहा है इस वाले पैराग्राफ में कि जो मनुष्य, जो यहाँ ये बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये शुरू होती है किस वाक्य से? वो वाक्य है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। अब इसी को आगे आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ से इनकी ये बुक शुरू होती है रूसो की, कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वो जंजीरों से जकड़ा है। देखो, अब अगर मैं इसे अभी से कनेक्ट करूं, तो एक बच्चे का जन्म होता है तो वो पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन फिर क्या होता है, उसको एक समाज की नागरिकता मिल जाती है, उसको फिर अपने कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में उसके फिंगरप्रिंट्स, उसका फेस, कई सारी चीज़ों की, मतलब कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो सरकार रख लेती है अपने पास, और कई सारी, मतलब उसकी पूरी का पूरा, मतलब समझ लो उसका पूरा का पूरा जो बायोडेटा है वो सरकार रख लेती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वो फिर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। आगे इसे समझेंगे अच्छे से, बाकी यहाँ पर बस इतना ही है। रूसो के इस कथन से यह आभास होता है कि मनुष्य को प्राकृतिक दशा में जो स्वतंत्रता प्राप्त थी सभ्य समाज में, वह उससे वंचित हो जाता है।
इसका अर्थ यह हो सकता है कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो शुरू-शुरू में वह अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति के अनुरूप यानी कि उसके अनुसार ही व्यतीत करता था, अतः उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। अब ये जो सेंटेंस उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र है, पैदा हुआ है और जंजीरों से जकड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका दोस्तों मतलब सिंपल सा है कि जो रूसो है वो ये कहना चाहता है कि जब प्राकृतिक दशा थी, जब स्टेट ऑफ नेचर था, सरकार नहीं थी, राज्य नहीं था, तो कैसे थे मनुष्य? मनुष्य स्वतंत्र थे। मनुष्य को जो चाहिए था वो उसे लेने के लिए स्वतंत्र था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। मनुष्य को जो चाहिए था, जो उस समय उपलब्ध था, मनुष्य उस चीज़ पर अपना हाथ डाल सकता था, वो चीज़ लेने की कोशिश पूरी कर सकता था। अगर वो उतना ताकतवर है तो वो ले सकता था, ठीक है? ये थी प्राकृतिक दशा और इसमें मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र स्वतंत्र था, कोई रोकने वाला नहीं था। फिर यहाँ पर रूसो कहता है कि जब सभ्य समाज बनता है तो मनुष्य अपनी पूरी स्वतंत्रताओं से वंचित हो जाता है। वंचित हो जाता है कैसे? कि अब एक स्टेट में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसके ऊपर कई सारी सीमाएं होती हैं, जैसे कि आप अभी हम लोग एक समाज के अंतर्गत रहते हैं, एक राज्य में रह रहे हैं, तो हमारी कुछ लिमिटेशंस है क्या? हम अपनी उतनी ही स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं जिससे दूसरों को हानि ना हो। अब मैं मान लो ऐसी चीज़ें फॉलो करता हूँ जिसमें मैं बलि देने की प्रथा अपना रहा हूँ, बहुत खतरनाक खतरनाक ऐसी चीज़ें मैं अपना रहा हूँ जो कि जिससे कि दूसरों को हानि हो सकती है, ठीक है? तो क्या वो स्वतंत्रता का प्रयोग मैं कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता। ये लिमिटेशंस है। जिस काम को करने से आप दूसरों की स्वतंत्रता को हानि ना पहुँचाते हों, तो वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ जिसने मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ लिया। अतः यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है तो हमें यथासंभव प्राकृतिक दशा की ओर लौट लौट जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमारी स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर है कि हम किस हद तक प्राकृतिक जीवन बिता रहे हैं। अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट में रूसो हमें बता रहा है तो वो कॉन्टेक्स्ट यही है कि रूसो सिंपल सा कह रहा है, जो प्राकृतिक दशा थी ना वहाँ पे हम ज़्यादा स्वतंत्र थे, ज़्यादा फ्रीडम था हमारे पास। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठाना है, आज़ादी को जीना है, अपनी स्वतंत्रता चाहिए अगर हमें, तो हमें प्रकृति की ओर प्राकृतिक दशा में वापस से लौट जाना चाहिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। लेकिन गलत मत समझना, भी बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है? अभी यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर आप आधी वीडियो देखोगे तो। सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत रूसो ने जिस प्राकृतिक दशा की ओर संकेत किया है उसका विस्तृत विवरण वह अपनी आरंभिक कृति विषमता पर वार्ता के अंतर्गत दे चुका था। रूसो ने जिस प्राकृतिक मनुष्य की कल्पना, देखिए दोस्तों, अब एक और किताब उसने लिखी थी विषमता पर वार्ता, यानी कि एक असमानता के ऊपर उसने एक किताब लिखी थी, जिसके अंतर्गत भी उसने कई सारी प्राकृतिक दशा वगैरह की बात की थी, जैसे कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में समानता के साथ रहते थे, उसे जो चाहिए था वो ले लेता था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, सब लोग समान थे, ऐसी कई सारी बातें वो करता है। तो रूसो ने अपनी प्राकृतिक मनुष्य की संकल्पना की है, वह पूर्ण आनंद में जीवन जीता है, वही है कि वह स्वाधीन संतुष्ट और आत्मनिर्भर है। मतलब है कि जो प्राकृतिक दशा थी उसमें मनुष्य स्वतंत्र था पूरी तरह, संतुष्ट था पूरी तरह और आत्मनिर्भर था। सारी वीडियोज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो विषमता पर वार्ता मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो असमानता के ऊपर जब वो बात करता है तो वो कहता है कि प्रकृति ने जब प्राकृतिक दशा थी तो मनुष्य समान थे, संतुष्ट थे पूरी तरह, और वो पूरी तरह स्वतंत्र थे और आत्मनिर्भर थे। अतः प्राकृतिक दशा में मनुष्य उदात्त वन्य प्राणी के रूप में जीवन बिताता है, वह ना किसी से डरता है ना किसी को डराता है। दूसरे शब्दों में उस दशा में किसी मनुष्य का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व के लिए बाधक नहीं होता। सभी मनुष्य समान होते हैं और कोई किसी पर अपना अधिकार नहीं जताता, ना कोई किसी का मुंह ताकता है। तो सिंपल है, ये चीज़ मैंने आपको बताई दी। तो यही है कि एक अच्छे प्राणी के रूप में मनुष्य रहता है और वो किसी को डराता भी नहीं है, किसी पर ज़बरदस्ती भी नहीं करता, और वो अब जितनी इसको चाहिए होता है वो उतना संसाधन यूज़ करता है। और सभी लोग संतुष्ट रहते हैं और सभी लोग समान रहते हैं प्राकृतिक दशा में। जब सरकार नहीं बनी थी तब सभी एक दूसरे से तटस्थ रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के भंडार से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। स्त्री पुरुष का
परस्पर आकर्षण उन्हें थोड़ी देर के लिए अवश्य मिला मिला देता है, परंतु उनके जीवन को किसी स्थायी बंधन में नहीं बांध पाता। मतलब ये है कि पहले जो प्राकृतिक दशा होती है उसमें क्या होता है, भंडार बहुत सारा होता है। मतलब प्रकृति का जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, भारत में, चाइना में पानी को लेकर कई बार विवाद शुरू होता है। जैसे कि पाकिस्तान और हम इंडिया में देखते हैं ना कि पानी को लेकर, या बांग्लादेश और इंडिया को देखते हैं, हम पानी को लेकर विवाद रहता है कि हमारे पास इतना पानी आना चाहिए, इतना। तो ये क्या है, रिसोर्स के लिए, जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसके लिए लड़ाई हो रही है। क्यों हो रही है? जनसंख्या ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए। लेकिन प्राकृतिक टाइम पर ऐसा नहीं था ना, जब प्राकृतिक दशा थी तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो कोई किसी को टोकता नहीं था और कोई किसी के मामले में दखल नहीं देता था। जो जिसको जितना लेना है वो उतना लेता था और वो संतुष्ट थे। तो सब एक दूसरे से दूर रहते थे, ठीक है। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना और सब नॉर्मली ऐसे ही रहते थे। और यहाँ पे कहा गया स्त्री पुरुष का आकर्षण कभी कभी उन्हें एक मिला देता था, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए दूसरे से बंध जाते थे, ऐसा नहीं। जैसा कि अभी होता है ना कि हम परिवार बनाकर रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं था, ठीक है। नवजात शिशु भी प्राकृतिक प्रेरणा से माता का स्तनपान करके अलग हो जाता। मतलब कि जो नया बच्चा होता था, शिशु होता था, तो वो भी प्राकृतिक प्रेरणा से अभिभूत होता था। मतलब कि वो जब माँ उसका थोड़ा बहुत लालन पालन कर देती थी, उसको थोड़ा बड़ा कर देती थी, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता था तो वो अपने पैर पर धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो जाता था। मतलब ये है कि इतना लगाव नहीं था उसे अपने पेरेंट्स के साथ। जैसे कि आज हम एक फैमिली देखते हैं, और एक छोटी फैमिली होती है और उसमें हम देखते हैं कितना ज़्यादा लगाव है। पेरेंट्स बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बच्चा पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, प्राकृतिक दशा में प्रकृति के ऊपर निर्भर थे सब, और इतना ज़्यादा लोग एकजुट नहीं थे। बट नॉर्मली सब आराम से रह रहे थे, शांति थी, ऐसा नहीं कि आतंक था, ठीक है। ऐसी हालत में कोई मनुष्य किसी तरह के स्थायी सामाजिक बंधनों या जंजीरों से नहीं बंधा था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य का जीवन आनंद से परिपूर्ण था। मतलब मनुष्य खुश था, उसे ऐसा नहीं है कि दुख हो, ठीक था मनुष्य का जीवन। परंतु सभ्यता के उदय के साथ असमानता का जन्म होता है। कला और विज्ञान, निजी संपत्ति की संस्था, श्रम विभाजन इत्यादि के आविर्भाव से, यानी कि उदय से, सभ्य समाज की स्थापना होती है, जिसमें मनुष्यों की प्राकृतिक समानता, नेचुरल इक्वालिटी और स्वतंत्रता लुप्त हो जाती है। अतः सभ्यता का विकास मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है, जिसने उसके नैसर्गिक जीवन के मधुर आनंद को छीन लिया है। अब यहाँ पर कुछ बातें बता रहा है, जैसे कि जो कला, विज्ञान और निजी संपत्ति के जो ये विचार है, श्रम का विभाजन, ये जो चीज़ें सामने आई, इन्होंने क्या किया, समाज को बेकार, सभ्य समाज की स्थापना की इन्होंने। अब लोग मजबूर हुए। मतलब अब कई सारी चीज़ें सामने आ गई, कला, विज्ञान, ये सब चीज़ें सामने आई, फिर मनुष्य ने क्या किया, एक समाज की स्थापना की, एक अच्छे समाज की स्थापना की। लेकिन ये जो अच्छा समाज था, इसमें लोगों की प्राकृतिक समानता और स्वतंत्रता लुप्त हो जाती है, ठीक है। प्राकृतिक समानता और स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, और ये जो सभ्यता का विकास जो ये हो रहा था, ये एक अभिशाप बन जाता है। अभिशाप कैसे? कि यहाँ पर जो नैतिक भावना होती है, जो आनंदपूर्ण जो जीवन था, वो खत्म हो जाता है। जो नैतिक भावना थी, समानता की भावना थी, वो सब खत्म हो जाती है समाज में, सभ्यता के समाज में, सभ्य समाज में। विषमता पर वार्ता। देखो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो इसके बाद जरूर देख लेना, तब भी ये वाला चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ये वाला टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विषमता पर वार्ता पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट यहाँ पर और भी बातें हो रही हैं। ये किताब थी असमानता के ऊपर। इसके अंतर्गत रूसो ने यही विचार अपने सामने रखा था, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। परंतु सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत उसने सभ्य समाज के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। यहाँ आकर वह यह अनुभव करता है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्राकृतिक दशा की और लौट जाना युक्ति संगत, यानी कि सही नहीं रह गया है। देखो, जब हम रूसो ने कई सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन रूसो की जो हम दो मेन किताबें मानते हैं, बहुत सारी हैं वैसे, बट दो मेन मानते हैं, एक विषमता पर वार्ता और एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
तो विषमता पर वार्ता में ना जब रूसो बात करता है असमानता के ऊपर, तो रूसो कहता है कि जो प्राकृतिक दशा थी वो ज़्यादा अच्छी थी, मनुष्य उसमें समान था, इसलिए प्रकृति की ओर लौट चलो। लेकिन दूसरी बुक जब है सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके अंतर्गत रूसो को समझ में आता है कि ये देखो भाई, आज का जो अब ये समाज है ना, अब इसमें प्राकृतिक दशा में वापस से लौट पाना मुश्किल है और ऐसा सही भी नहीं है अब। तो अब यहाँ पर वो अपनी थोड़ी-सी बात को बदलता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि रूसो कहता है कि भाई प्राकृतिक दशा की ओर लौटना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो अपनी बात से पलट रहा है। अब वो कहता है कि ये युक्ति संगत यानी कि सही नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ वर्तमान में बदल चुकी हैं। उसने यह तर्क दिया कि धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ जाने के कारण प्रकृति के खजाने खाली होने लगते हैं। अतः अब प्रकृति सबको मनचाहा सुख दे पाने योग्य नहीं रह जाती। अभाव की स्थिति पैदा हो जाने पर यह जरूरी हो जाता है कि मनुष्य अपनी शक्तियों को एकजुट कर लें, श्रम के बल पर उत्पादन की ओर अग्रसर हों और इस उत्पादन को उनकी संपत्ति माना जाए। इस तरह संपत्ति की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाती है और यह आवश्यकता नागरिक समाज सिविल सोसाइटी में ही पूरी हो सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके लिए सभ्य समाज के लाभ प्राकृतिक दशा के सुख से कहीं बढ़कर हैं। लेकिन आज हम जिसे सभ्य समाज कहते हैं, जिसे हम सिविल सोसाइटी या एक अच्छी सोसाइटी कहते हैं, वह तो सामाजिक बंधनों का जाल है, उसमें स्वतंत्रता कहाँ। यहाँ तो मनुष्य जंजीरों से जकड़ा है, उसे मुक्त करने का उपाय क्या हो। इसी उधेड़ बुन के अंत में इसी को के चलते रूसो सामाजिक अनुबंध की परिकल्पना को एक नए रूप में अपने सामने पाता है या हमारे सामने लाता है। देखो दोस्तों, अब रूसो अपना विचार बदलता है। वो कहता है कि ये जो प्राकृतिक दशा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ये जो प्राकृतिक दशा है, वो कहता है कि यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो जनसंख्या है अब वो बढ़ गई है। अगर हम प्रकृति की ओर लौटना चाहें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है। क्या होता है, ये कह रहा है जनसंख्या बढ़ती जाती है और जो प्रकृति होती है वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। जैसे कि पहले लोग संतुष्ट थे। संतुष्ट इंसान क्यों होता है? जब उसको सब कुछ मिल जाएगा तो वो संतुष्ट हो जाता है। नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे से छीनेंगे। अगर सामान कम होगा तो आप एक दूसरे से छीनोगे भाई, क्योंकि हर इंसान को अपना पेट भरना है। तो वही कहता है कि इसीलिए नागरिक अपनी सुरक्षा स्थापित करने के लिए और ये जो रिसोर्सेज हैं इसको सही से बांटने के लिए, ताकि लड़ाई झगड़ा भी ना हो, इसलिए वो क्या करता है, एक सभ्य समाज की स्थापना कर लेता है। और ये सही भी है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? अब ये रूसो ही कह रहा है कि क्योंकि जो प्रकृति है उसके खजाने खाली होने लगते हैं जनसंख्या बढ़ने के कारण, इसलिए मनुष्य अब क्या करता है, एक सभ्य समाज की स्थापना कर लेता है, क्योंकि अब कमी पैदा हो जाती है रिसोर्सेज की। अब इसी में कहता है कि जो संपत्ति की सुरक्षा है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है मनुष्य के लिए। लेकिन आगे फिर वो बात करता है रूसो की, ये जो सभ्य समाज है, आखिर ये जो सभ्य समाज का मतलब है ये क्या है? क्योंकि आज का जो समाज है, अगर हम उसको सभ्य माने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असमानता है। तो इसी चीज़ के ऊपर वो कई सारे मतलब विचार रखता है, सोचते रहता है और फिर एक सामाजिक अनुबंध को अलग तरीके से पेश करता है। तो यहाँ तक हमने उसको काफ़ी समझ लिया। वैसे रूसो का सामाजिक अनुबंध टॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के चिंतन से जुड़े अनुबंध से भिन्न है। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ समझा है सामाजिक अनुबंध के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है, रूसो के। बट यहाँ पे हमने अगर कुछ आपको डायरेक्टली कहा जाए कि क्या क्या रूसो ने बातें कही, आप बातें बता देंगे, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि आखिर सामाजिक अनुबंध रूसो के अकॉर्डिंग क्या है। क्योंकि रूसो यहाँ पे अपनी दो बातें रख रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा था कि प्राकृतिक दशा की ओर लौट जाना चाहिए, विषमता पर वार्ता वाली बुक में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बुक में वो कह रहा है कि नहीं, जो सभ्य समाज है, मनुष्य सभ्य समाज की स्थापना कर लेता है क्योंकि ऐसी आवश्यकता पैदा हो गई। और बात सही है, वो कहता है, और अब हम लौट भी नहीं सकते प्राकृतिक दशा की ओर, वो सही भी नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कहता है। अब और आगे बात करेंगे। अब मेनली यही बात करने जा रहे हैं हम कि सामाजिक अनुबंध रूसो के अकॉर्डिंग क्या है। अब एक पूरा कंक्लूजन के तरह यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे। जितना भी पढ़ा है ना वो सबका सब यूज़फुल है,
सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कुछ एक्स्ट्रा या गलत नहीं पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर नई चीज़ आ रही है आपके सामने और यही मेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही है कि रूसो का जो सामाजिक अनुबंध है वो क्या है। देखो, यहाँ पर नाम आया है टॉमस हॉब्स का और एक आया लॉक का। यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा पहले समझ लो। वैसे तो इन दोनों को अलग-अलग से वीडियोस में मैंने आपको पहले बताया है और काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। तो मैं यहाँ पर बस आपको एक समरी दूँगा, तो आप समरी को लेकर थोड़ा ये मत कहना कि समरी में आप थोड़ा इधर-उधर गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक समरी दे देता हूँ। टॉमस हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध के बारे में क्या बातें बताई हैं और लॉक ने सामाजिक अनुबंध के बारे में क्या बताया। देखो सिंपल है, जो टॉमस हॉब्स है ना, वो कहता है कि एक लोग क्या करते हैं, अपने अधिकारों का त्याग कर देते हैं और राज्य की स्थापना यानी कि सरकार की स्थापना करते हैं सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में। और जो सरकार होती है उसका एक व्यक्ति होता है प्रमुख उसमें, वो उसका नाम है लेवियाथन, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसको कोई कुछ बोल नहीं सकता, जो ताकतवर होता है, ठीक है। तो सिंपल कम शब्दों में समझो कि टॉमस हॉब्स के सामाजिक अनुबंध का मतलब है कि एक व्यक्ति है लेवियाथन, जो कि पूरे समाज को हैंडल करता है और वो प्रभु सत्ताधारी होता है, मतलब वो अब कुछ भी कर सकता है। एक बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो लोग अपने सारे अधिकार उस व्यक्ति को या उस सरकार को दे देते हैं और वही सब कुछ है। वो सरकार देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, ये टॉमस हॉब्स कहता है सामाजिक अनुबंध के रूप में। वो स्पेशली जो लेवियाथन एक व्यक्ति है प्रमुख, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसको ज़्यादा पूरे के पूरी शक्ति दे देता है समाज की, और लोग अब अपनी अधिकारों को दोबारा उससे मांग नहीं सकते। ये टॉमस हॉब्स कहता है। दूसरा है लॉक, जॉन लॉक। उदारवाद का जब भी नाम आएगा तो इनका याद रखना, इसे फादर माने जाते हैं उदारवाद के, लिबरलिज्म के। लॉक के सामाजिक अनुबंध में क्या कहा गया है? लॉक ने सामाजिक अनुबंध में इससे उल्टा कहा है। देखो, लॉक ने कहा है जो सरकार है ना, उसके पास उसका जो काम है वो सीमित है, वो लिमिट है। सरकार का काम बस इतना है कि वो प्रॉपर्टी की, लाइफ की और लाइफ की रक्षा करे लोगों की, लोगों, और जो नियम वगैरह हैं, उनको कानून वगैरह है उनको लागू करे बस। सरकार को इसके अलावा कुछ भी देखना नहीं है, सरकार, लोग अपना काम खुद कर लेंगे। ये कहता है लॉक। लॉक कहता है कि सरकार का काम बस इतना है कि सरकार देखे कि लोगों को सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं, और जो बाज़ार वगैरह है, मतलब मार्केट वगैरह है, लोग उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा ये तो नॉर्मली बातें हो गई। इसके अलावा जो लॉक है ना, वो लोगों को अधिकार देता है। वो कहता है कि जो लोग हैं, लोगों ने समाज की रचना की है, राज्य की रचना की है, और अगर राज्य लोगों की भलाई के लिए कार्य ना करे या सही कार्य ना करे, सही का मतलब है कि राज्य कोई भी गलत कार्य करे या अपने दायरे से बाहर कुछ जाकर काम करे, जैसे कि हॉब्स ने कहा ना कि लेवियाथन जो व्यक्ति होगा, जो पूरी तरह संप्रभुता से परिपूर्ण होगा, पूरी शक्ति होगी, वो कुछ भी कर सकता है राज्य के लिए। लेकिन लॉक ने कहा है ऐसा नहीं है। अगर राज्य कुछ अलग तरीके से कुछ करता है, टोटली कहा जाए तो लॉक कहता है कि जनता को अधिकार है कि वो विद्रोह कर सकती है, वो राज्य को हटा सकती है, वो अपना शासक बदल सकती है, वो राज्य के खिलाफ बोल सकती है। मतलब लोग, जो लॉक है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता को स्वतंत्रता और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अधिकार दे देता है, और राज्य के जो काम है उसको बहुत सीमित कर देता है। तो ये थे दोनों के सामाजिक अनुबंध। लॉक कहता है कि जो प्राकृतिक दशा थी उसमें भी लोग शांतिपूर्ण रहते थे। तो नॉर्मली ये मैंने आपको दोनों ही के ही बारे में बातें बता दी। अब यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो रूसो का जो सामाजिक अनुबंध है वो ये है कि टॉमस हॉब्स और जॉन लॉक दोनों से भिन्न है, दोनों से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और दोनों से अलग है। इसे समझो। यहाँ पर डायरेक्टली कहा गया था कि अलग है, लेकिन दोनों से, अभी आप समझोगे कि दोनों से ही वो जुड़ा हुआ भी है। लेकिन रूसो के सामाजिक अनुबंध में ऐसी हालत पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे टॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ने कहा था ना कि पूरा अधिकार है लेवियाथन को, पूरी तरह वो स्वतंत्र है, प्रभु सत्ताधारी है, वो राज्य के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कि लॉक ने कहा था कि वो विद्रोह कर सकती है जनता जो है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया, यही कहा जा रहा है कि रूसो के सामाजिक अनुबंध में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जो अनुबंध है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, ये संपूर्ण समुदाय की सामान्य इच्छा की देन होता है और उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं की ही नहीं।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसा विद्रोह वगैरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो समझौता होता है वो लोगों की सामान्य इच्छा से, जब नॉर्मली लोग स्वीकार कर लेते हैं नॉर्मली बातें और सब सहमत होते हैं तभी जाके समझौता होता है। लोगों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, व्यक्तिगत पर्सनली नहीं होती। लोग सबको एक दूसरे को पूरे समाज को देख कर ही डिसीजन लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रूसो के ने ऐसा कहा है। इस अनुबंध में एक और व्यक्ति अपनी अपनी व्यक्तिक स्थिति इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हैं और दूसरी ओर वे स्वयं अपनी सामूहिक स्थिति कॉरपोरेट कैपेसिटी में आ जाते हैं। अर्थात इस अनुबंध यानी कि इस समझौते के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्राकृतिक अधिकार अपनी सामूहिक सत्ता के प्रति समर्पित कर देता है। अतः सामाजिक अनुबंध में बंध जाने के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति प्रभुसत्ता का सहभागी बना रहता है। अब यहाँ पर देखो, कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसमें ना व्यक्ति अपनी व्यक्तिक स्थिति में भी बना रहता है, मतलब एक पर्सनल लाइफ भी व्यक्ति की होती है, लेकिन व्यक्ति जो समूह है उसकी स्थिति में भी होता है। मतलब जैसे कि इसे थोड़ा अलग से समझो, बस मैं वर्ड समझा रहा हूँ। व्यक्तिक स्थिति का मतलब है जैसे कि अभी मैं अकेला हूँ, ठीक है, मैं किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो ये मेरी व्यक्तिगत स्थिति है। लेकिन जब मैं किसी संगठन का सदस्य होता हूँ, समूह का, समाज का सदस्य हूँ, तो मैं एक सामूहिक स्थिति में आ जाता हूँ। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें व्यक्ति की अपनी इच्छा भी होती है और सामूहिक इच्छा भी होती है कि सब लोग क्या कह रहे हैं। एक टीम होती है ना, तो टीम में सब लोग क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर टीम का मतलब पूरा का पूरा जो प्राकृतिक दशा में रहने वाले लोग हैं वो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग क्या करते हैं, सामूहिक अपनी जो भी इच्छा होती है ना, या जो भी चीज़ें होती हैं, वो जो भी डिसीजन होते हैं वो सामूहिक रूप से लेते हैं। सामूहिक का मतलब कि सभी लोग क्या मान रहे हैं, तो एक सामान्य इच्छा बन जाती है। सब लोग, जैसे कि मान लो मैं हूँ, अब मैं कोई भी डिसीजन लूँगा ना, तो मैं देखूँगा यार कहीं आप लोगों के ऊपर इसका गलत प्रभाव तो नहीं नहीं पड़ेगा ना। तो ये हुआ सामान्य इच्छा। और जब मैं कहूँ नहीं मेरा फ़ायदा है इसमें, मुझे ये वाला डिसीजन लेना चाहिए, तो ये हुआ व्यक्तिगत इच्छा। ठीक है, ये क्या हुआ, व्यक्तिगत इच्छा या विल। तो सामान्य इच्छा का मतलब कि हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति की भी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए सारी बातें सोच समझ कर अपना डिसीजन या अपनी सलाह देता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि मनुष्य एक पूरी तरह सहमत हो जाते हैं जब आपस में सामान्य इच्छा रखते हैं, तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर एक सरकारी व्यक्ति भी है तो वो भी क्या देखेगा कि सबका मतलब सबके साथ सही तो हो रहा है ना, सब लोग एक सही चीज़ है कि नहीं सबके पास। तो ये सामान्य इच्छा का के अंतर्गत आ गई। तो यहाँ पे इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि हर एक व्यक्ति प्रभुसत्ता का भागी होता है। अब इस चीज़ को आगे हम काफ़ी डिटेल में समझ लेंगे, कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, हम प्राकृतिक दशा में अपनी अपनी व्यक्तिक हैसियत से जिन प्राकृतिक अधिकारों से संपन्न थे, सामाजिक अनुबंध के कारण वे नष्ट नहीं हो जाते, बल्कि वे हमारे सामूहिक अस्तित्व का अंग बन जाते हैं। और अब हम अपनी सामूहिक स्थिति में अर्थात सामूहिक रूप से उनसे लाभान्वित होते हैं। मतलब ये है कि जब हम प्राकृतिक दशा में रहते थे तो हम अपनी पर्सनल हैसियत से रहते थे, लेकिन पर्सनल हैसियत में हमारे क्या था, बहुत सारे हमारे पास अधिकार थे। और सामाजिक स्थिति में क्या है, वो हमारे अधिकार ख़त्म नहीं होते, लेकिन अब हम एक समूह का हिस्सा हैं और सामूहिक रूप से हम उस अधिकार का प्रयोग करते हैं। यह अब हम सामूहिक रूप से सबके फ़ायदे की बात करते हैं। सारी चीज़ें क्लियर होंगी, डोंट वरी। रूसों के सामाजिक अनुबंध के वार्ताकार बाहर के किसी प्रभुसत्ताधारी का चयन नहीं करते, बल्कि अपने ही चरित्र को उन्नत करके प्रभुसत्ता संपन्न समुदाय का रूप धारण कर लेते हैं। इस अनुबंध यानी कि इस समझौते के माध्यम से लोग अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले में नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल है। यहाँ पर जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी से समझ आ रही होंगी। देखो, यहाँ पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, उसने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या होता है कि जो मनुष्य है नॉर्मली, रूसो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो वो किसी प्रभु सत्ताधारी यानी कि किसी नेता की नियुक्ति नहीं करता कि ये हमें या हमारे समाज को संभालेगा, ये हमारी सुरक्षा को देखेगा, नहीं। बल्कि सभी लोग पूरा समुदाय बनाकर रहते हैं। वो पूरा का पूरा समुदाय ही प्रभुसत्ता संपन्न होता है और वो अपने डिसीज़न वगैरह स्वयं लेता है। इस चीज़ को समझिए कि
पहले क्या था, लेवियाथन, हॉब्स ने लेवियाथन की बात की कि जो एक व्यक्ति लेवियाथन है वो पूरे राज्य को संभालेगा, राज्य की तरफ से डिसीजन लेगा, वो पूरी तरह प्रभुसत्ताधारी है, मतलब क्या है, पूरी तरह स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। हॉब्स ने भी सरकार की बात की, हालांकि सरकार को कम उसने कार्य दिए, लेकिन हॉब्स ने नहीं, लॉक ने सरकार को कम कार्य दिए, लेकिन फिर भी उसने सरकार को माना कि सरकार ही डिसीजन वगैरह मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो रूसो है, रूसो क्या कहता है, रूसो कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसमें किसी सरकार की स्थापना नहीं की गई, किसी व्यक्ति, किसी नेता की स्थापना नहीं की गई, बल्कि लोगों ने खुद ही सहमति बनाई और वो सबके सब पूरी तरह राज्य को चलाएंगे। और चलाने का मतलब वो सबके सब प्रभुसत्ताधारी हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हैं, सभी लोग एक दूसरे की इच्छाओं को देखकर डिसीजन लेंगे और वो अपनी नागरिक स्वतंत्रताओं का मतलब प्रयोग करेंगे। रूसो के शब्दों में सामाजिक अनुबंध, अगर कन्फ्यूज़न है तब भी आगे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, वैसे यहाँ तक कन्फ्यूज़न मिट जानी चाहिए। रूसो के शब्दों में सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत मनुष्य अपनी प्राकृतिक दशा खो देता है और उन सब मनुष्यों पर उसका असीमित अधिकार नहीं रह जाता जो उसे आकर्षित करती थी और जिन्हें प्राप्त करना उसके वश में था। उसे मिलती है नागरिक स्वतंत्रता, अर्थात जो उस कुछ उसने अपने श्रम से अर्जित किया है वह उसकी संपत्ति बन जाता है। अब यहाँ हमने एक फेज़ देख लिया कि सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक दशा का त्याग कर दिया गया और मनुष्य ने सभ्य समाज की स्थापना की। समाज में लेकिन कोई एक व्यक्ति प्रभुसत्ताधारी नहीं है, सभी लोग सामान्य इच्छा के तहत डिसीजन लेते हैं। अब सामान्य इच्छा को अगर हम अगली वीडियोज़ में समझ लेंगे तो काफ़ी बेटर तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बाकी सामान्य इच्छा का मतलब यही है कि हर एक व्यक्ति जब डिसीजन लेगा या पूरा समूह जब कोई डिसीजन लेगा तो वो समाज की अच्छाई को ध्यान में रखेगा, सभी लोगों के लिए क्या चीज़ें सही होनी चाहिए उसको ध्यान में रखेगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे रूसो हमें बता रहा है, रूसो कह रहा है जब सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो क्या होता है कि मनुष्य के पास किसी भी चीज़ को लेकर अनलिमिटेड अधिकार नहीं होते। मतलब अब मनुष्य कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। पहले क्या था, उसे जो वस्तु आकर्षित करती थी, उसे मन करता था कि ये पेड़ है, इसके फल मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो वो तोड़ लेता था उन फलों को, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो ऐसा नहीं कि अब कोई किसी का खेत लगा हुआ है, उसको अच्छा लग रहा है, उस खेत में अच्छी फसल है, मैं थोड़ी सी ले आऊँ, ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब थोड़ा सा लिमिट लगा दी गई इन चीज़ों पर। जब समाज बना तो इन चीज़ों पर लिमिट लगा दी गई और व्यक्ति अब प्राकृतिक स्वतंत्रता की जगह पर नागरिक स्वतंत्रता की प्रयोग करता है, नागरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करता है और अपने श्रम से जो भी चीज़ें वो अर्जित करता है वो उसकी संपत्ति बन जाती है। प्राकृतिक दशा में मनुष्यों की संख्या कम थी और प्रकृति का भंडार लगातार भरा रहता था। जिस व्यक्ति को जो वस्तु आकर्षित करती थी वह उसे पाने को दौड़ता था। यदि वह उसके हाथ में आ जाती तो वो उस पर उसका स्वामित्व हो जाता था। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। उदाहरण के लिए जंगली फल फूल, नदियों का पानी, छायादार वृक्ष और गुफाएं इत्यादि जो उसकी पहुंच के भीतर थे, मतलब जो चीज़ें वो पा सकता था वो ले लेता था। उन पर वह अपना अधिकार स्थापित कर लेता था। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यदि वह चांद को पकड़ना चाहता तो वह उसकी पहुंच के अंदर नहीं था और इसीलिए वह उस पर अधिकार भी नहीं कर सकता था। कहीं कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं थी, यानी कोई कंपटीशन भी नहीं था प्राकृतिक दशा में कि एक ही वस्तु को दो या दो से अधिक व्यक्ति पाने के लिए लपकें और फिर आपस में लड़ पड़े, ठीक है। ऐसा कोई कंपटीशन भी नहीं था। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जनसंख्या बढ़ जाने पर वैसी स्थिति नहीं रही, क्योंकि अब वस्तुएं कम रह गई और उनकी मांग करने वाले ज़्यादा हो गए, अतः निजी संपत्ति की संस्था आवश्यक हो गई ताकि जो कुछ जिसके अधिकार में है उसे उससे कोई छीन ना सके। जो कोई नई वस्तु प्राप्त करना चाहे उसे श्रम या अन्य विधि सम्मत तरीकों से अर्जित करे। यह स्थिति नागरिक समाज में ही संभव है। तो अब रूसो ने सोचा और विचारा और यही निष्कर्ष निकाला कि जो जनसंख्या वगैरह है वो बढ़ गई है काफ़ी और वस्तुएं कम रह गई हैं, तो मनुष्य ने क्या किया, यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके समाज बना लिया। क्योंकि अब अगर एक निजी संपत्ति की धारणा नहीं आएगी, मनुष्य की संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाएगी, तो लड़ाई होगी।
चोरी करके व्यक्ति या डाका डाल के दूसरा व्यक्ति जो ताकतवर होगा वो किसी व्यक्ति से सारा का सारा जो संपत्ति है वो छीन लेगा। तो ये क्या हुआ, गलत तरीका हुआ। जो ताकतवर व्यक्ति होगा वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति से छीन लेगा जब कमी हो जाएगी रिसोर्स की। तो इसीलिए नागरिक समाज बनाया गया और नागरिक समाज में तय किया गया कि एक कानूनी तरीके से, एक विधि सम्मत विधि से या एक सही तरीके से पैसा कमाया जाएगा या श्रम करके उत्पादन किया जाएगा, और सभी लोग एक दूसरे की संपत्ति को स्वीकार करेंगे और कोई किसी से छीनेगा नहीं। तो ये सारी बातें यहाँ पर थी। इसके अलावा प्राकृतिक दशा में मनुष्यों को इस अर्थ में, यार ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, प्राकृतिक दशा में मनुष्यों को इस अर्थ में प्राकृतिक समानता प्राप्त थी कि कोई भी मनुष्य प्रकृति की किसी भी वस्तु पर अधिकार कर सकता था। उसकी जगह नागरिक समाज उन्हें कानूनी समानता प्रदान करता है, अर्थात अब कानून की दृष्टि में सब समान मानते हैं और कोई किसी की सहमति के बिना कोई कुछ नहीं ले सकता। तो वही है कि अब क्या है, प्राकृतिक समानता यहाँ पर क्या है, कैसी है, यहाँ पर कानूनी रूप से सारी चीज़ें तय कर दी गई हैं कि कानूनी समानता प्रदान, जो समाज है वो क्या करता है, कानूनी समानता प्रदान करता है। जैसे कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को मौका दिया जाएगा अमीर बनने का। अब जो अमीर बन गया तो ठीक, जो नहीं बना तो ठीक। तो ये कानूनी समानता है यहाँ पर। मतलब ये है कि सब चीज़ें अब कानूनी दृष्टि से की जाने लगी, कई सारी नियम वगैरह बना दिए गए और नागरिक समाज बन गया। तो ये था। आई होप यहाँ तक ख़त्म हो गया हो भाई। अरे यार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे और लॉन्ग हो रहा है वीडियो, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक आपकी यूनिट में एक शब्द आया था ना, रोमांटिक, ठीक है, रूमानीवाद क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे बेटर तरीके से तो यूज़फुल है। ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है। राज्य या नागरिक समाज को व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम मानते हुए रूसो अपने चिंतन की शुरुआत व्यक्तिवाद से करता है, परंतु रूसो का व्यक्तिवाद अपनी दार्शनिकों का नीरस व्यक्तिवाद नहीं, उसमें रोमानी तत्वों की प्रधानता। देखो क्या है, आगे और बता दूंगा इसे। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में रोमानीवाद पर रूसो के विचारों की अमिट छाप दिखाई देती है। रोमानी आंदोलन के अंतर्गत बहुत आनंद के चित्रण, प्राकृतिक जीवन के आकर्षण और आधुनिक सभ्यता की चकाचौंध से निकलकर प्रकृति की ओर लौट चलने के आह्वान को काव्य की मनोरम स्वर लहरी पर अंकित किया गया है। रूसो हमारी सभ्यता के कोहरे में खोई हुई प्राकृतिक स्वतंत्रता को प्रकाश में लाने का प्रयास में व्यक्तिवाद को रूमानी रंग में रंग देता है। सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत राज्य का औचित्य स्थापित करते समय वह प्राकृतिक दशा का खंडन नहीं करता, बल्कि प्राकृतिक अधिकारों को सभ्यता का कवच पहनाकर नया जीवन देने का प्रयत्न करता है, अतः उसे सही अर्थ में रोमानी व्यक्तिवाद का प्रणेता कहा जा सकता है। अब जो यहाँ पे रोमांटिक है, रोमानी, इसका शब्द का मतलब क्या है, देखो दोस्तों, क्या था व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का मतलब है कि जब व्यक्ति को एक विवेकशील, एक दिमागदार प्राणी माना जाता है और उसको एक विवेकशील प्राणी मानते हुए सारी बातें कही जाती हैं, तो इसको कहा जाता है व्यक्तिवाद। बट ये सिंपल सा हो गया ना, लेकिन जब कई सारी भावना जोड़ दी जाती है इसके साथ तो उसको रोमानी तत्व कहते हैं। ठीक है, तो रूसो ने अपनी जो भी बातें कही हैं उसमें कई सारी भावनाओं का प्रयोग किया है। प्रेम की भावना है वो, या दूसरी भावना है दुख सुख, ये सारी जो भावनाएं, इनका भी थोड़ा सा प्रयोग किया है अपनी उसने जो अपना जो भी विचार दिया है, चाहे वो सामाजिक अनुबंध हो या कुछ भी हो, तो उसमें उसने इन सारी चीज़ों को जोड़ा है। तो यहाँ पे वैसे मनुष्य की भावना नहीं है, यहाँ पर मनुष्य की भावना के अलावा मनुष्य की भावना को तो कम किया है, बट जो प्राकृतिक रूप से एक अच्छी भावना होती है, जैसे कि जो प्राकृतिक दशा थी उसमें मनुष्य प्रकृति के प्रति आकर्षित था, प्रकृति उसे अच्छी लगती थी, एक आनंदपूर्ण जीवन था। तो यहाँ पे ये रोमानी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को उसने अपनी किताबों में, अपने विचारों में उसने ऐड किया, अपने जो सिद्धांत थे उसमें इन सारी चीज़ों को उसने ऐड किया। कहने का मतलब है जैसे कि बहुत सारे जो विचारक थे वो कहते थे भाई जो प्राकृतिक दशा थी उसमें मनुष्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अगर हम कौटिल्य की बात करें, मनुस्मृति में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो प्राकृतिक दशा है, या जो जॉन या हॉब्स हो गया, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं प्राकृतिक दशा में क्या था, प्राकृतिक दशा में मनुष्य फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। मतलब मनुष्य एक
बहुत बेकार प्राणी के रूप में इन्होंने मनुष्य को प्राकृतिक दशा में बताया है। कहा है जो मनुष्य था वो बहुत बेकार था प्राकृतिक दशा में, लेकिन नहीं, इसने जो यहाँ पर रूसो है उसने प्राकृतिक दशा का खंडन नहीं किया, प्राकृतिक दशा को एक सभ्यता के साथ जोड़ा है उसने। उसने कहा है बस ये जो प्राकृतिक दशा थी ना, इसको एक सभ्य समाज का एक कवच पहना दिया गया और नागरिक समाज बनाया गया। मतलब ये कि जो प्राकृतिक दशा थी वो भी अच्छी थी, बेकार नहीं थी, लेकिन जनसंख्या वगैरह बढ़ रही थी तो लोगों ने एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नागरिक समाज या सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें रोमानी थी, रोमांटिक थी। ठीक है, आप यहाँ, आई होप यहाँ पे आपको उसका मतलब समझ में आ गया होगा। बाकी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ तक जो आपको पढ़ाया था मैंने, सामाजिक, क्या पढ़ाया आपको, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो चीज़ें थी रोमानीवाद वगैरह, इसको आप हल्का सा ऐड कर देना कि उसने अपने सिद्धांतों को रोमानीवाद से काफ़ी अच्छे से जोड़ा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।